आपका तजुर्बा अशोक गहलोत के साथ काम करने का भी है, आपका तजुर्बा सचिन पायलट के साथ काम करने का भी है और इस बार के लोकसभा चुनाव में बतौर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ भी है। तीनों की वर्किंग को आप किस रूप में एक एनालाइज करेंगे कि फलां की वर्किंग ऐसी है, कौन ठीक है? नए नए हैं, अभी वो प्रशासन के घेरे में जो देखने को मिल रहा है उनका खुद का कोई अभी तक मुझे आउटपुट नजर नहीं आया कि वो प्रदेश में सरकार में आने के बाद कुछ कर पाए। नरेंद्र मोदी जी का तो क्या बताएं, तगारी और फावड़ा लेके राहुल गांधी जी हैं जो राजस्थान की तपती हुई लोगों में काम कर सकते हैं। और हमने सुना है कि आपके पहले पंचायत समिति के चुनाव में पिता ने प्रचार भी नहीं किया, वोट भी नहीं मांगे आपके लिए। सही बात है। ऐसा मुझे सुनने में आया है कि टिकट कटने के बाद जब मीटिंग्स होती है कार्यकर्ताओं की तो उसमें कुछ लोग पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। उस समय आपके पिता ये कहते हैं कि इस तरह की अगर यहाँ इस जगह बात होगी तो या तो वो व्यक्ति उठकर चला जाए या मैं उठकर चला जाऊँ। मैं 10th में वहाँ 5 सब्जेक्ट में फेल। फादर तो ये चाहते थे कि मैं कोई प्रशासनिक अधिकारी बनूं। दलित मोहल्ला, गरीब मोहल्ला जहाँ मैं रहता था, मेरा परिवार रहता था, फादर रहते थे। मैंने कभी इस बात को दिमाग में लेकर नहीं चला कि मैं एक मंत्री का बेटा है, विधायक का बेटा। और लोगों के बीच में रहने से, लोगों के बीच में संपर्क से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। संघर्ष करेंगे, प्रयास करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। मुझे पता है कि मैं आज चुनाव हारूंगा। आप तो आज ना तो जिला पंचायत का सदस्य बनता, ना प्रमुख बनता, ना आज मैं सांसद बनता। आज ना हमारा प्लान की जो अतिवृष्टि होती है उसका पानी पाकिस्तान जा रहा है और पाकिस्तान पानी जा रहा है, उसका मुआवजा भी हम दे रहे हैं। तो मैं उस समय 10 बसें लेकर आया तो मैं कार्यक्रम में पीछे खड़ा हो गया तो रणदीप जी ने मुझे स्पेशल ऊपर बुलाया मंच पे और अंबिका जी से और गुलाम नबी आज़ाद साहब बैठे थे, दोनों से मिलाया कि कुलदीप और ये वहाँ से गुलाम नबी आजाद और अपने अंबिका सोनी जी, हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल तो पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। पॉलिटिकल पंचायत पर हम आपको अलग अलग राजनीतिक चेहरों के साथ में मिलवाते हैं, उनके क्षेत्र से जुड़े उनसे सवालात करते हैं, भविष्य का उनका विजन क्या है उसको लेकर के भी सवालात करते हैं और साथ साथ नजर डालते हैं उनके जीवन सफर पर भी। तो आज इसी सिलसिले में हमारे साथ श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से सांसद कुलदीप इंदौरा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल पंचायत पर। थैंक यू हिंगलाज दान साहब आपका। दिल्ली में आपकी मुझे रूबरू होने का एक मौका दिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली में आपकी राजनीतिक तौर पर ये पहली पारी है। बिल्कुल निश्चित। गंगानगर की सियासत की आपने, राजस्थान की आपके पिता ने हालांकि राजस्थान की एक लंबी राजनीति की है, लेकिन दिल्ली की आपकी पहली पारी है। कैसा महसूस कर रहे हैं? थोड़ा सा, और राजस्थान की मैंने देखा विशेष तौर से नेताओं के लिए दिल्ली थोड़ी सी काफ़ी टफ होती है, दिल्ली की गलियाँ। देखिए दिल्ली में हालांकि मेरा पहले से जुड़ाव इसलिए रहा कि मुझे AICC में काम करने का अवसर मिला। तो हालांकि दिल्ली के नेताओं से पहले भी संपर्क में था क्योंकि स्टेट यूथ कांग्रेस के समय से ही दिल्ली में आना जाना, लेकिन ये एक अलग अनुभव है। आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निर्वाचित होकर आया हूँ तो एक अलग अनुभव मुझे महसूस हो रहा है। यहाँ जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें बैठने का, नेताओं से सीखने का, अपनी बात रखने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला। दिल्ली राजस्थान के नेताओं के लिए एक कहावत की तरह, अब दिल्ली दूर नहीं। दिल्ली पर आपने 2024 के लोकसभा चुनावों के जरिए दिल्ली पहुंचे हैं, दिल्ली चढ़ाई की, लेकिन एक कूच दिल्ली आपका बहुत पहले भी हुआ था। यूथ कांग्रेस के दौर में बलराम जाखड़ के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। दिल्ली में यूथ कांग्रेस का जमघट होता है और राजस्थान में बड़ी तादाद में आप लोगों को लेकर के पहुंचते हैं। क्या किस्सा था वो? हिंगलाज जी, उस समय भी हमारा दिल्ली में भारी संख्या में यूथ दिल्ली आता था, ये सही कहा आपने। लेकिन हमने उस समय बड़ा आंदोलन के अंदर की सरकार थी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जिसमें हमारे राजस्थान से सबसे ज़्यादा संख्या में लोग आते थे और तकरीबन कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं था जहाँ से लोग नहीं आए और बड़ी मजबूत। क्या किस्सा था? क्यों वो आंदोलन क्या था? पेट्रोल महंगाई के मुद्दे पर, सब मुद्दों को लेके डीजल पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़े थे। गंगानगर की एक छोटी सी स्कूल, दधी मधी स्कूल,
वहाँ से निकलना और संसद तक पहुँचना, ज़्यादा रोमांचक जीवन कौन सा लगता है? आज नेता बन गए, सांसद बन गए, ये वाला जीवन या जो स्कूल लाइफ थी वो? दधीमती स्कूल का नाम ही था ना आपकी? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित। दधीमती से ही, उससे पहले सरकारी स्कूल था जो शुगर मिल में था, वहाँ पढ़ा, और उसके बाद दधीमती में। और उसके बाद जब मेरी 94 में शादी हुई, हालांकि मेरी इच्छा थी, फादर तो ये चाहते थे कि मैं कोई प्रशासनिक अधिकारी बनूं या कोई सर्विस में जाऊं, लेकिन मेरी इच्छा थी कि लोगों के बीच में रह के आगे बढ़ने का काम करूं। 94 तक तो मैं जयपुर में रहा, यहाँ स्टडी की मैंने BA MA करके, और 94 में शादी के बाद 95 में पहली बार पंचायत चुनाव हुए। उस समय मैं वहाँ जाकर मैंने चुनाव लड़ा, तो ये मेरी वहाँ से एक शुरुआत हुई। आपने कहा, पहले चुनाव का जिक्र किया, आप कह रहे पिता चाहते नहीं थे आप राजनीति में आए, और हमने सुना है कि आपके पहले पंचायत समिति के चुनाव में पिता ने प्रचार भी नहीं किया, वोट भी नहीं मांगे आपके बिल्कुल लिए। सही बात है। क्या वजह थी? पिता का क्या कहना था? उन्होंने एक ही बात कही कि भाई अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो लोगों के बीच में जाओ और लोगों से मिलो, अगर लोगों की मंशा होगी तो आपको टिकट मिलेगा, नहीं तो टिकट नहीं मिलेगा। तो मैं उस समय गांव में गया, 3 भाई मोहनपुरा, जहाँ से मेरी एक शुरुआत हुई थी। तो वहाँ मैंने लोगों से बात की, सरपंच, पूर्व सरपंच सबसे मैं मिला, तो सब बड़े खुश हुए, क्योंकि अगर आप आते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। तो उस समय मैंने वो चुनाव वहाँ से लड़ा और अच्छे वोटों से मैं वहाँ जीता। लेकिन मेरे फादर आपसे ही कह रहे हैं कि वो एक दिन भी प्रचार में नहीं गए, और उन्होंने एक ही बात सब लोगों से कही, क्योंकि सब लोगों ने मिलकर मेरे फादर से कहा कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ाएंगे तो हम इंडिपेंडेंट लड़ाएंगे। तो उन्होंने कहा भी चुनाव आप लड़ाओगे तो आप ही इसको सब देखोगे। तो वो चुनाव में लड़ा और जीत। पारिवारिक तौर पर जब आप बचपन में वो चाहते थे सरकारी सेवाओं में जाए, तो बिल्कुल, लेकिन मैं एक चीज़ की बात और आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं जब वहाँ, क्योंकि एटमॉस्फेयर, माहौल, दलित मोहल्ला, गरीब मोहल्ला जहाँ मैं रहता था, मेरा परिवार रहता था, फादर रहते थे, उस मोहल्ले में रहकर मेरी, क्योंकि वहाँ जो माहौल था स्टडी का नहीं था, मैं 10th में वहाँ 5 सब्जेक्ट में फेल हुआ, और मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं पढ़ाई करूँ, क्योंकि मुझे लगता था कोई ज़रूरत नहीं। उस समय की बात बता रहा हूँ। फादर ने मुझे जयपुर लाके महावीर दिगंबर जैन में एडमिशन किया, तो ये भी बड़ा रोमांचक रहा, क्योंकि जब मेरा एडमिशन हुआ वहाँ फेलियर बच्चे को तो रखने का मतलब नहीं, लेकिन बड़ी रिक्वेस्ट करके मेरा एडमिशन हुआ। मुझे वहाँ जाकर ये मुझे महसूस हुआ कि स्टडी करनी जरूरी है, और मैंने वहाँ पढ़ाई की, और उसमें 2nd डिवीज़न से मैं पास हुआ। उसके बाद मैं BA MA मैंने पॉलिटिकल साइंस में की। तो ये दौर चल पड़ा पढ़ाई फिर का। तो मैं अपनी बात से कहूँ तो आपसे ज्यादा पढ़ाई में होशियार आपके पिताजी थे, जिन्होंने उस दौर में भी MA लोक प्रशासन में कर ली थी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि बहुत सी जगह मैंने देखा है कि हमारे लोगों को एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, और एटमॉस्फेयर होना जरूरी है स्टडी के लिए, या कोई भी पॉलिटिकली अगर आपको आगे बढ़ना है, प्रशासनिक स्तर पे आगे बढ़ना है, या कि स्पोर्ट्स लाइन में आगे बढ़ना है, तो आपको एक माहौल उस टाइप का मिलेगा, तो उसमें निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ सकते हो। तो उस तरह का माहौल मुझे मिला। आप और हम तो अभी कर्तव्य पथ पर चलते हुए मस्ती में दिल्ली के इंडिया गेट के सामने रायसीना हिल है, यहाँ पर चर्चाएं कर रहे हैं, बड़ा मज़ेदार माहौल है। लेकिन आपके क्षेत्र के हज़ारों किसान परेशान हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उनको लुधियाना जाना पड़ा, वहाँ का बुड्ढा नाला से निकलने वाला गंदा पानी आ रहा है, और न सिर्फ आपके क्षेत्र का, क्योंकि इसी इलाके से जाने वाला पानी आगे बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर तक के लोगों के लिए पीने के पानी भी सप्लाई होता है, उसी नहर से जाने वाला पानी। देखो, देश में ये बड़ी दुखद है कि इस तरह की परिस्थिति आप पता होते हुए भी केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इस ओर ध्यान नहीं दे रही। आप तो पार्लियामेंट की एग्रीकल्चर और ये फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी कमेटी के मेंबर भी है जी। इस बार भी शायद नवंबर में आपके कमेटी मेंबर बनने के बाद 12-13 मीटिंग्स भी हो चुकी है। बिल्कुल, जो हमारे जो मुद्दे थे, जैसे पिछले दिनों धान की फसल को बेचने के लिए सरकारी खरीदी हुई हरियाणा पंजाब में हो रही है, और हनुमानगढ़ में, गंगानगर में हमारे लोग धान बेचने के लिए वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। तो ये मतभेद क्यों है? ये इस संबंध में मैंने यहाँ मीटिंग में भी इस बात को रखा कि इस तरीके से जब सरकारी खरीद पूरे देश में शुरू हुई है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर को क्यों छोड़ा गया? तो ये विषय रखे गए हैं। पिछले और इसके अलावा भी
जो खाद की समस्या है, डीएपी, आज सरकार कह रही कि आने में देरी होगी, तो ये आपने प्लान पहले से क्यों नहीं किया कि आप सही समय पे डीएपी आ जाए। आज जो गेहूं की फसल प्रभावित हुई है, जो नुकसान हुआ है, वो उसकी भरपाई कौन करेगा। आप जिस इलाके से आते हैं उसे राजस्थान में अन्न का कटोरा कहते हैं, लेकिन पिछले काफ़ी समय से यहाँ के किसान आंदोलन काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। एक तरह से किसान भीतर से एक किसी तरह की कुलबुलाहट लिए हुए नज़र आता है, छटपटाहट, अनदेखी का एहसास होता है। तो जो राजस्थान की सबसे बड़ी उम्मीद, जिस इलाके को हम अन्न का कटोरा कहते हैं, जिसने राजस्थान का पेट भरा या फिर दुनिया के या देश भर में जहाँ से उपजने वाला अनाज गया है, तो वहाँ के किसानों की सुनवाई, सरकारें तो बदलती रहती है, आपकी भी सरकारें रही है, ये समस्याओं के समाधान वहाँ पर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? मूल मुद्दा क्या है किसानों का उस इलाके में? देखिए, जब तक स्थायी समाधान नहीं खोजे जाएंगे, आज किसान अपनी फसल बीतता है, बिजाई के समय पानी का संकट आता है, जब बिजाई होगी तो पकाई के समय संकट आता है। जब हमें पता है कि इस तरह के संकट आएंगे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को इसमें प्लान करना चाहिए। आज ना हमारा प्लान कि जो अतिवृष्टि होती है उसका पानी पाकिस्तान जा रहा है, और पाकिस्तान पानी जा रहा है, उसका मुआवजा भी हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री वहाँ पंजाब जाते हैं चुनाव में और भाषण दे के आते कि एक बूंद हम नहीं जाने देंगे पानी, और उसके बावजूद जाता है। क्या तक कोई नए डैम की कोई प्लानिंग नहीं है, नई योजना नहीं है। सिंचाई के पानी की आवश्यकता राजस्थान में हमेशा रहेगी। और दुख इस बात का है कि आज जो गंगानगर जिला सिरमौर है, वहाँ ही पानी का संकट है, चाहे वो गंग कैनाल हो, चाहे भाखड़ा हो, चाहे आईजीएनपी हो। जो नहरें हमारी 18,000 क्यूसेक की, 2,500 क्यूसेक की, वो आज किस पोजीशन में। आज मेट्रो ट्रेन हम चला रहे हैं, आज सड़क से 20 फुट ऊपर जब मेट्रो ट्रेन चल सकती है, तो ये नहरों के लिए आप क्यों नहीं ऐसा प्लान करते जिसमें स्लैब तैयार होके, वहाँ डिज़ाइन तैयार होके और उस तरीके से की जाए, ताकि भविष्य में ये दिक्कत ही नहीं है, सीपेज लीकेज हो दुनिया भर की। तेल का किसान तो बेचारा पिटा रहता है रोज, उसकी कोई गारंटी नहीं उसकी फसल होगी नहीं होगी। आप राजनीतिक परिवार से तो रहे, लेकिन आपकी राष्ट्रीय स्तर पर पहली एक बड़ी लॉन्चिंग अगर अपन कहें तो यूथ कांग्रेस में आपको भूमिका मिलने के साथ होती है। रणदीप सुरजेवाला उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। रणदीप सुरजेवाला को ऐसा क्या ना लगा कि नहीं, राजस्थान में यूथ कांग्रेस की कमान इनको मिलनी चाहिए? क्या कैसे संबंध आपके बने रणदीप सुरजेवाला से? देखिए, मैंने कभी इस बात को दिमाग में लेकर नहीं चला कि मैं एक मंत्री का बेटा है, विधायक का बेटा, और पिताजी ने भी यही मुझे सिखाया कि अगर मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। और सबसे बड़ी बात, मैं इस बात पर आने से पहले ये बताना चाहूँगा कि मुझे इन सब बातों का एक फादर मंत्री हैं, विधायक है, इसका एहसास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो निवास स्थान था, मेरे पिताजी विधायक मंत्री रहे तो भी एक दलित मोहल्ले में, गरीब मोहल्ले में ही रहे, मंत्री रहते हुए भी 17x50 के उस मकान में उन्होंने पूरा जीवन गुजारा। तो वहाँ से एक संघर्ष जीवन में मैंने जो हमेशा सोचा है संघर्ष करके आगे बढ़े। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस से मैंने शुरुआत करके प्रदेश में ज्वाइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस कौन से साल में? मैं 94 में महासचिव था उसमें यूथ कांग्रेस का। बाद में मुझे रणदीप जी ने पीआरओ बनाकर गोवा भेजा, 2000 2001 की बात है। उस समय मैं वहाँ 1 महीने लगाकर वहाँ मेंबरशिप और मैंने काम किया, तो रणदीप जी ने देखा भी काम करने वाला। उसके अलावा भी एक बार की बात है, रणदीप जी ने मेरे को फ़ोन किया, और एक बहुत बड़ी बात होती थी उस समय, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फ़ोन आना। तो रणदीप जी ने मुझसे कहा कि वहाँ पेट्रोल और डीजल महंगाई को लेकर आंदोलन है। उस समय प्रदेश में मैं सेक्रेटरी था, तो बोले आपको वहाँ 10 बसें लेकर आना। और आप भी समझते कि वहाँ से 500 किलोमीटर दूर उस दौर में तो मैं उस समय 10 बसें लेकर आया। तो मैं कार्यक्रम में पीछे खड़ा हो गया, तो रणदीप जी ने मुझे स्पेशल ऊपर बुलाया मंच पे, और अंबिका जी से और गुलाम नबी आज़ाद साहब बैठे थे, दोनों से मिलाया कि कुलदीप, और ये वहाँ से गुलाम नबी आज़ाद और अपने अंबिका सोनी जी, अंबिका सोनी, दोनों बैठे थे, उनसे मेरी मुलाकात कराई और बताया कि
वहाँ से गंगानगर से इतने लोगों को लेकर आया। अशोक गहलोत को उस समय के दौर में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो आला कमान की चॉइस के तौर पर, सोनिया गांधी की चॉइस के तौर पर देखा जाता था, और आज के दौर में अशोक गहलोत और सचिन पायलट, न जाने कितने गुटों में राजस्थान में कांग्रेस बंटी होगी। आपका तजुर्बा अशोक गहलोत के साथ काम करने का भी है, आपका तजुर्बा सचिन पायलट के साथ काम करने का भी है, और इस बार के लोकसभा चुनाव में बतौर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ भी है। तीनों की वर्किंग को आप किस रूप में एक एनालाइज करेंगे कि फलां की वर्किंग ऐसी है, कौन ठीक है इन तीनों में? देखो, सबने अपने अपने समय पे अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। गहलोत साहब का उस समय मुझे आशीर्वाद मिला तो मैं प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे पायलट साहब रहे तो उनके साथ भी प्रदेश में मुझे काम करने का अवसर मिला है जनरल सेक्रेटरी के रूप में, उनके साथ भी मेरा एक अच्छा अनुभव रहा। युवा हैं, अच्छे हैं, आज पूरे देश में एक उनकी मजबूत स्थिति है। और डोटासरा जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका भी अच्छा कार्यकाल रहा और उन्होंने भी मुझे इस चुनाव में मदद की और उनके साथ भी कई जगह काम करने का अवसर मिला, तो उनका भी। आज के दौर में जब यूथ कांग्रेस के चुनाव होते हैं तो काफी मूल सत्ता, या अगर कोई सत्ताधारी पार्टी है, अगर यूथ कांग्रेस के उसमें कांग्रेस अगर सत्ता में है तो मुख्यमंत्री का काफी दखल होता है। आपके जब चुनाव हुए थे तो यूथ कांग्रेस के चुनाव में प्रदेश स्तर की लीडरशिप का उसमें कोई दखल था, या यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय लीडरशिप ने अपने हिसाब से चीजें तय की थी, जो भी प्रोटोकॉल फॉलो करने थे? नहीं, ऐसा प्रोसेस जो follow इंटरफेयर नहीं होता था। सजेस्ट वो जरूर नेताओं के जो टच में होता है युवा, वो निश्चित तौर पे उनकी तरफ से रिकमेंड्स आती हैं, लेकिन ये थोपा नहीं जाता था कि ये फैसला आपको करना है। ये जरूर है कि कहीं ना कहीं से दिल्ली या प्रदेश के नेताओं का ये रहता था कि उनसे जुड़े हुए नौजवान उनको अवसर मिले। चलिए वापस अपन एक किसानों के पानी के मुद्दे की बात कर रहे थे। ज़्यादातर इस इलाके में जो पानी सप्लाई होता है वो पोंग बांध से आता है। इस बार वहाँ पर पानी कम है और इनफ्लो पर पूरा एक तरह से डिपेंड है कि अधिकारियों की उम्मीद है कि इनफ्लो के जरिए हम चीज़ें मैनेज कर लेंगे। लेकिन ये तो वो उम्मीद हो गई ना भविष्य की, आपके पास पुख्ता प्रबंधन तो कुछ नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में बारिश से पहले मार्च, अप्रैल, मई, जून में हमको वापस इस इलाके में किसानों को पानी की किल्लत फेस करते बिल्कुल, ये सही है, समस्या आ रही है और वर्तमान में भी ये समस्या चल रही है हमारे साथ। तो इसी के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसका कोई स्थायी समाधान जब तक केंद्र की सरकार, राज्य सरकार मिलकर नहीं करेगी तो ये संकट हमारे, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही। गंगानगर में एक किसानों के पानी की, जो सिंचाई के पानी की तो समस्या है ही है, साथ में एक बड़ी समस्या है सीमा पार से होने वाली अवैध हेरोइन की तस्करी हो, या अब तो हथियारों की तस्करी भी शुरू होने लग गई है। 2 दिन पहले ही एक वहाँ पर करणपुर सेक्टर के अंदर जो शेखसर पाल पोस्ट है, वहाँ पर जो ड्रोन के जरिए जो पैकेट गिराया जाता है वो अक्सर उसमें हीरोइन हुआ करती थी, लेकिन इस बार तो हथियार भेज दिए गए, 2 पिस्तल, 2 मैगजीन और 7 जिंदा कारतूस। और इससे पहले भी एक बार हथियारों का वहाँ से सप्लाई हो चुका है। तो जो पंजाब वाले बॉर्डर पर जो पहले सीमा पार से गतिविधियां होती थी, अब वहाँ पर जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से जो रोक लिया गया है, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो चाहे वो हेरोइन की तस्करी हो और अब हथियारों की तस्करी होना और सबसे बड़ा खतरनाक ट्रेंड हो गया है। तो ये तो आने वाले समय में उड़ता पंजाब के बाद उड़ता गंगानगर, हनुमानगढ़ हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं हो चुका है और भारी तादाद में स्मैक हेरोइन वहाँ से पाकिस्तान से आ रही है। आपको संगठन में रहते हुए कई अहम जिम्मेदारियां मिली, यूथ कांग्रेस से लेकर के तमाम दूसरी जिम्मेदारियां। आपको शायद एक बार मध्य प्रदेश में भी कोई जिम्मेदारी मिली थी? हाँ, मैं इंचार्ज था मध्य प्रदेश। हाँ, हाल ही में एक जिम्मेदारी आपको मिलती है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर आपको सिरसा लोकसभा का इंचार्ज बनाया गया, कोऑर्डिनेटर बनाया गया, और वहां पर कांग्रेस का हरियाणा में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं रहा, या उम्मीद के हिसाब से कहा जाए तो खराब प्रदर्शन रहा। लेकिन आपके लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का सूफड़ा साफ हो गया। एनालिसिस लोगों का ये है कि भाई जाट पट्टी के अंदर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान मिला, अब शेखावाटी से लेकर के पूरा हरियाणा समझ लो जाट पट्टी में बीजेपी वापस कमबैक कर रही है। गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हो जाता है, लेकिन 5 महीने के बाद ही विधानसभा के उपचुनाव होते हैं 7 सीटों पर, और राजस्थान में कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो जाता है। देखिए, क्या खामियां मानते हैं या क्या फैक्टर्स मानते हैं, क्या वजहें समझते हैं कि इस वजह से शायद कांग्रेस का ऐसा? देखिए, जाट फैक्टर का तो कोई मतलब नहीं है ये चुनाव में। ये चुनाव उपचुनाव था जिसमें
सरकार का दबाव भी रहता है, प्रशासनिक सिस्टम भी उनका होता है। इससे पहले आपने लोकसभा चुनाव में गंगानगर हनुमानगढ़ सीट पर 5 बार के लगातार के सांसद को, निहाल चंद, जो अगर इस बार जीतते तो राजस्थान के शायद सीनियर मोस्ट एमपी होते। कांग्रेस 25 सालों में नहीं जीत पा रही थी, आपने इस बार वहाँ कैसे चुनाव जीता, क्या कुछ इस देखिए, लंबे अरसे के बाद तो पहली बार तो जो टिकट दिया जनता की भावनाओं के अनुरूप जो टिकट दिया, और उसके अलावा वहाँ किसानों का जो रोष था, किसानों में जो इस केंद्र सरकार के खिलाफ पीड़ा थी और वहाँ जो संघर्ष कर रहे थे किसान पूरी तरह से, हर बेल्ट में जो सिख कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटी, किसान कम्युनिटी केंद्र सरकार के खिलाफ थी और ये तय कर चुकी थी कि अब की बार हमें बीजेपी को वोट नहीं देना। एक सवाल जो लोगों में काफ़ी चर्चा में आया कि भाई आपके पिता श्री केसरी सिंहपुर विधानसभा हुआ करती थी उस समय, वहाँ से 4 बार लगातार सांसद रहे, विधायक रहे। आपने 2 चुनाव अनूपगढ़ से लड़े, 2008 में और 18 में, 8 और 18 में। 8 में शायद आप 26,000 वोट लाए थे, 18 में 60,000 के लगभग वोट लाए थे। ये भी एक, उस समय जब चुनाव की बात हुई तो आंदोलन था उस समय 2004 का किसान आंदोलन, और उस आंदोलन की वजह से वहाँ सीपीएम का वो गढ़ बन चुका था। पार्टी ने जब मुझे टिकट देने की बात आई तो मुझे अवगत भी कराया कि आप जीत नहीं पाओगे, जीतने की पोजीशन नहीं है वहाँ कांग्रेस की, क्योंकि यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा था, पार्टी भी चाहती थी। तो मुझे ये सीपी जोशी जी, मुकुल जी गहलोत साहब, सीपी जोशी जी ने मुझसे कहा कि आप पार्लियामेंट की आगे चुनाव की तैयारी करो। लेकिन मैंने एक बात सोची कि संघर्ष करेंगे, प्रयास करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। मुझे पता है कि मैं आज चुनाव हारूंगा, लेकिन मैं 5 साल मेहनत करूंगा और मेहनत करके आगे चुनाव जीतूंगा। तो मैं वो चुनाव लड़ा और ये सही है कि मैं वो चुनाव हारा, लेकिन उसके बाद 5 साल मैंने लगातार वहाँ काम किए। वो इलाका बड़ा पिछड़ा था और सड़कें, क्योंकि कच्ची बस्ती होती थी प्रेम नगर अनूपगढ़ की, वहाँ सड़कें, बिजली, पानी, तो ये लगातार मैं लगा रहा। लेकिन फिर 13 में मुझे टिकट नहीं मिला, तो टिकट चेंज कर किया तो उसमें हमारे उम्मीदवार काफ़ी बुरी तरह से हारे। लेकिन फिर मुझे 18 में जाकर 13 में आपने टिकट कटने की बात की, जब ऐसा मुझे सुनने में आया है कि टिकट कटने के बाद जब मीटिंग्स होती है कार्यकर्ताओं की, तो उसमें कुछ लोग पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, कहते हैं कि मतलब धोखा हुआ है, टिकट कटा है, निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। होता है, बिल्कुल सही। और उस समय आपके पिता ये कहते हैं कि इस तरह की अगर यहाँ इस जगह बात होगी तो या तो वो व्यक्ति उठकर चला जाए या मैं उठकर चला जाऊँ। बिल्कुल सही बात है, ये बात आप सही कह रहे हैं। उस समय उन्होंने ये कहा कि हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ ही रहेंगे, सब लोग पार्टी के लिए काम करो। तो पार्टी के साथ, हालांकि उस समय मुझे बीजेपी से भी ऑफर आया था टिकट का। मेरी धर्मपत्नी चेयरमैन थी उस समय नगर पालिका की, तो हमने, फादर ने मना कर दिया, हमने मना कर दिया भी हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे, टिकट दे नहीं दे। चलिए, आपके पिता 4 बार विधायक रहे, आप अनूपगढ़ से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े, आपकी पत्नी वहाँ पर अनूपगढ़ में ही पालिका चेयरमैन है, आपने गंगानगर हनुमानगढ़ से सांसद बन गए। जब हमने आपके इस इंटरव्यू के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि क्या ये भी एक परिवारवाद का उदाहरण नहीं है? नहीं, परिवारवाद का तो उदाहरण कैसे होगा? मैंने हमेशा पार्टी ने जो काम किया, लोगों के बीच में रह के काम किया, और मैं कोई निर्वाचित हो के आया हूँ, नॉमिनेटेड नहीं हूँ। मैंने हमेशा चुनाव लड़की, अभी भी जिला प्रमुख का मैं चुनाव लड़ा, जिला पंचायत का, तो जनता के बीच में जाकर लड़ा, और उनके आशीर्वाद से मैं उस समय भी 9,500 के करीब वोट ले गया हूँ जिला परिषद जोन में। तो लोगों का आशीर्वाद था तभी है। और आप पॉलिटिशियन के बेटे हो सकते हो, नेता के बेटे हो सकते हो, लेकिन आप जब तक लोगों के बीच में नहीं जाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप सांसद बन गए हैं, अब ऐसा गंगानगर हनुमानगढ़ में आपके सामने पॉलिटिकली प्रतिद्वंदी के तौर पर बहुत बड़ा चैलेंज फिलहाल नज़र नहीं आता है, लेकिन कांग्रेस के सामने गंगानगर हनुमानगढ़ में चैलेंज आ रहे हैं। चैलेंज क्या आ रहा है?
चैलेंज आ रहा है कांग्रेस की भीतरी गुटबाजी का। चैलेंज आ रहा है कि सचिन पायलट ने 7 साल पीसीसी चीफ रहते हुए जिन लोगों को खड़ा किया था, वो लोगों को अब नई टीम में जो गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में बनी उसमें पूरी तरह से साइडलाइन कर लिया गया है, उनको घर बिठा लिया गया है और जो नई टीम है वो काम नहीं कर रही है, ऐसा कांग्रेस के ही कई लोगों का ऑफ कैमरा कहना है। और जब ये अल्टीमेटली तो बतौर सांसद आपके लिए चैलेंज होगा अगर संगठन कमजोर होता है तो इलाके में। हम सब मिलके काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पायलट साहब से मुलाकात होती है, डोटासरा जी से भी होती है, और इस तरह की कोई बात ना तो कभी पायलट साहब ने की ना डोटासरा जी ने की। और जिले में भी हमारे सब लोग नेता से तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, उसमें कोई दो राय नहीं। इस बात की कोई तकलीफ भी मुझे नहीं लगता किसी हमारे नेताओं को है, क्योंकि कोई गहलोत साहब के पास जाता है, कोई पायलट साहब के पास जाता है, और लोग सब जगह जाते हैं। राजस्थान कांग्रेस के अंदर 2 बगावतें काफ़ी चर्चित हैं। एक 2020 की बगावत जो सचिन पायलट ने की थी, अब ये अपने अपने तर्क है, सचिन पायलट खेमा कुछ और जवाब देगा, दूसरा खेमा कुछ और। एक बगावत 25 सितंबर 2022 की बगावत, जो राजस्थान में आए हुए पार्टी के पर्यवेक्षकों के आदेशों की अवहेलना, और वो पर्यवेक्षक किस मकसद से आए थे ये केवल चर्चाएं मात्र है, इसकी सच्चाई आज तक सामने नहीं निकल पाई है। इन दोनों बगावतों को लेकर के एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में आप क्या देखते हैं, क्योंकि आपको संगठन की भी समझ है, दिल्ली और जयपुर की भी आप अच्छी खासी समझ रखते हैं। हिंगलाज जी, ये मामले उस समय के हैं और हाईकमान के संज्ञान में और सब चीज़ें हैं, और कई बार क्या परिस्थिति हुई क्या नहीं है उस समय की बात है, तो उस पर मैं कोई बात करना नहीं चाहूँगा। फिलहाल कांग्रेस के किसी भी नेता के लिए यही सबसे अच्छा है कि इस मुद्दे पर तो कम से कम वो चुप ही रहे, क्योंकि अभी भी राजस्थान कांग्रेस ऐसा लग रहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद है ना काफ़ी हद तक एक तय हो जाएगा कि पार्टी किस दिशा में शिफ्ट हो रही है, लेकिन 1 साल बीत चुका है, अभी तक पार्टी की ये पता नहीं चल रहा है। पहले तो 2 धड़े थे, अब तो और कई धड़ों की चर्चाएं भी होती है, तो धड़े भी बढ़ने लग गए हैं। तो वो शिफ्ट आखिरकार किस तरह से जाएगा, और किसी भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता के लिए बहुत ही माइक्रो ऑब्जर्वेशन रखना ज़रूरी भी होता है, पार्टी किस तरफ शिफ्ट हो रही है, हमें भविष्य के हिसाब से किस तरफ शिफ्ट होना है। इस समय तो हम सबको एक ही चिंता है कि आने वाले समय में कांग्रेस किस प्रकार से जीत सकती है, किस प्रकार से हमारी सरकार बन सकती है, चलिए, और किस प्रकार संगठन हम मजबूत करें। मैं लास्ट में एक रैपिड फायर आपके साथ खेलूंगा, उसमें कुछ लोगों के नाम बोलूंगा, कुछ नेताओं के, उसको 2-3 लाइन में आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनको कैसा वो बताइएगा। लेकिन उससे पहले पब्लिक के कुछ सवाल है। जब हमने ये कहा कि कुलदीप इंदौरा जी हमारे इंटरव्यू का पार्ट होंगे, तो जो पॉलिटिकल पंचायत के जो परिवार है उन्होंने कई सवाल भेजे हैं। एक मनोज कुमार सारस्वत है, उन्होंने एक मांग की है कि हनुमानगढ़ सादुलपुर रेलखंड पर लंबी दूरी की ट्रेनों में बढ़ोतरी होनी चाहिए और वो सुचारू रूप से चले भी। इसके लिए सांसद महोदय क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, ज़रूरत भी है। कल भी मैंने ये बात कही कि हमारा इलाका रेलों के मामले में वंचित है। अश्विनी वैष्णव जी को मैंने अवगत कराया। आप व्यक्तिगत रूप से मिले या? नहीं, कल मैंने पार्लियामेंट में ये बात बोली है। एक सवाल आया है, हालांकि उनका नाम सही नहीं लिखा हुआ, एंटिटी लिखा हुआ है। उन्होंने भी ये मांग की है कि गंगानगर हनुमानगढ़ से रोडवेज की बस जयपुर के लिए शाम को नहीं चलती है, पहले चलती थी लेकिन बंद हो गई। सांसद महोदय इसे चालू कराने के लिए क्या प्रयास करेंगे? ये पहले भी शुरू की थी, लेकिन इसमें जो जानकारी, क्योंकि ये प्राइवेट बसें इतनी चलती है वहाँ, लोग उनमें जाते हैं, इसमें जो सरकारी बस चली थी इसमें सवारियाँ नहीं मिल पाती, तो ये बिल्कुल ये चलनी चाहिए और आवश्यकता भी। तो इसमें भी हम प्रयास करेंगे कि उसमें सवारी जाए नहीं जाए, लेकिन कम से कम बस चलनी चाहिए। हाँ, जिला मुख्यालय से राजधानी से उसको जोड़ना जरूरी भी है। एक महेंद्र बारूपाल का सवाल है कि हनुमानगढ़ गंगानगर इलाके में ऐसे कई पात्र परिवार भी हैं जो बेहद गरीब है लेकिन खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि लंबे समय से पोर्टल बंद है। आप इसे शुरू करवाने के लिए क्या कोई सरकार के सामने, स्टेट गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखेंगे? बिल्कुल, ये हम रखेंगे, पार्लियामेंट में ये बात रखेंगे, कागज पोर्टल से जोड़ा जाए। और वास्तव में मैं प्रमुख था उस समय भी, ये बेचारे वंचित थे लोग काफी। प्रधानमंत्री आवास से भी लोग वंचित हैं। आज भी जो गरीब है वो आज भी आवास के इंतजार में बैठे हैं। कुछ सवाल आपके ना राजस्थानी भाषा से जुड़े हुए ज्यादा आए इलाके से। एक सूरजमल कुमावत है, उन्होंने तो 2 सवाल एक साथ ही पूछे, 2-3 सवाल। राजस्थानी भाषा के लिए की मान्यता के लिए आप संसद में कब बोलेंगे? बिल्कुल, मान्यता के लिए हमने लिख के भी दिया था और ये बात भी रखेंगे।
और एक सवाल रीट को लेकर के उठा है, राजस्थानी भाषा से जुड़ा ही, कि रीट अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, गुजराती में होती है, लेकिन मातृभाषा राजस्थानी में नहीं होती है, जबकि 10वीं 12वीं में ऐच्छिक विषय भी है। इसके अलावा एमडीएसयू अजमेर, वीएमओयू जो ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, इसके अलावा जो गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर है, जेएनयू जोधपुर है, मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी उदयपुर, वहां पर राजस्थानी भाषा में बीए, एमए, पीएचडी भी होती है, लेकिन रीट नहीं होती। इसको लेकर के सांसद महोदय क्या राय है, ये पूछा गया है। और यही सवाल, हाँ जी, तो इसको संबंधित जो भी है अधिकारी या जहाँ से भी हो सकता है इसका प्रयास करेंगे। एक राजस्थानी भाषा से जुड़ी और डिमांड आई है, सुरेंद्र स्वामी नाम से है कोई, इन्होंने लिखा है, आप ही के इलाके से है, गंगानगर की कॉलेजों में राजस्थानी भाषा का विषय शुरू करवाने का क्या आप कोई प्रयास करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इस तरह की जो डिमांड इन्होंने दी है पहले नहीं आई, और इन्होंने जानकारी दी है तो इसका चलिए, अपने इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में है, और आखिरी पड़ाव सबसे थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वहां जवाब देना है, बचना नहीं है। जैसे बगावत वाले ने कहा है कि फिलहाल हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ मैं धर्म संकट में आपको नहीं डाल रहा हूं कि दो के बीच में कंपेयर करना कह रहा हूं, लेकिन कुछ चेहरों के नाम बोलूंगा, उनको लेकर के आपके जहन में उनका नाम आते ही पहला थॉट क्या आता है, वो आपको बोलना है 1 से 2 लाइन में, उनको जिस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सके। शुरुआत निहाल चंद ने एक बार। निहाल चंद अच्छा युवा नेता है, और उनका जो समय रहा उन्होंने बड़ी शांति से, शालीनता से निकाला। उनको कभी कोई भ्रष्टाचार का या किसी से किसी प्रकार का विवाद या इस तरह का मैंने नहीं देखा। सचिन पायलट। सचिन पायलट आज प्रदेश के नेता नहीं, पूरे देश के नेता है, और एक ऐसे नेता हैं जिनकी डिमांड पूरे देश में है, और युवाओं के आइकॉन है, इसमें कोई दो राय नहीं, और भविष्य के नेता के रूप में है, इसमें सब लोग आप और हम सब जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी। मोदी जी का तो क्या बताएं, मोदी जी जो हठ धर्मिता लेके चलते हैं, मोदी जी जो अहंकार में चलते हैं, वो सबसे बड़ी कमी है। अगर ये अहंकार ये छोड़ दें, क्योंकि हालांकि ये अहंकार कम हुआ है जब ये हमारी कांग्रेस की 99 सीटें और जीती, और बीजेपी की सीटें कम हुई, विपक्ष मजबूत हुआ, और 400 पार की जो बात कर रहे थे, 400 पार की, वो 400 सीटें इनकी नहीं आई, कम रही, और बड़ी मुश्किल से सत्ता में है। तो उसके बाद थोड़ा मोदी जी का अहंकार कम हुआ है, लेकिन आज भी वो इस अहंकार में, तो अहंकार छोड़ दें तो मेरे ख्याल से देश आगे और उन्नति और तरक्की कर सकता है। क्योंकि मोदी जी हमेशा मन की बात थोपते हैं, लोगों की मन की बात नहीं सुनते, अपने खुद की मन की बात करते हैं। लोगों की पीड़ा, लोगों का दर्द, लोगों का समस्या, उनको अगर वो उन पीड़ाओं को वो सुने तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक है। भजन लाल शर्मा। भजन लाल जी नए नए हैं, अभी वो प्रशासन के घेरे में जो देखने को मिल रहा है, उनका खुद का कोई अभी तक मुझे आउटपुट नजर नहीं आया कि वो प्रदेश में सरकार में आने के बाद कुछ कर पाए। ओके। प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी जी का कोई मुकाबला नहीं है। आज इंदिरा जी की छवि उनमें देखी जाती है, और वायनाड चुनाव जीतने के बाद एक पूरे देश में एक विश्वास उनके प्रति जगह है, और दलित और शोषित वर्ग और कमजोर वर्ग वो उनको अपना नेता मानता है। कांग्रेस का नेतृत्व, मैं रैपिड फायर के बीच में एक सवाल पूछूं, कांग्रेस का नेतृत्व आपको क्या लगता है, कांग्रेस बेस्ट परफॉर्मेंस किस सिचुएशंस में करेगी? प्रियंका गांधी अगर पार्टी की कमान पूरी तरह से संभाले, या पूरी तरह से कमान राहुल गांधी के हाथ में रहे? ये राहुल जी और प्रियंका जी दोनों मिलकर ही कर पाएंगे, और राहुल जी संघर्ष कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, और एक ऐसा नौजवान जो गांधी परिवार में पैदा हुआ, राजघराने में पैदा हुआ, और उसके बाद भी पैदल सड़कों पर हज़ारों किलोमीटर चलता है, लोगों के बीच में जाकर उनकी पीड़ा समझता, तो ऐसा नेता मिलना नहीं। लोगों को इस बात को समझना होगा कि किसान का दर्द क्या है, एक हाथ के कारीगर का काम क्या है, पीड़ा क्या है, आम आदमी किस प्रकार से पीड़ित है, उन सब को दर्द को समझने। आज तगारी और फावड़ा लेके राहुल गांधी जी हैं जो राजस्थान की तपती हुई लुओं में काम कर सकते हैं। हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल तो अपने हिसाब से कर ही रहे, जो भी कर रहे हैं आपके सामने ही है। कैसे नेता, एक नेता के रूप में आप उनको कैसे देखते हैं? नेता ठीक है, नौजवान है, युवा है, आगे बढ़ा वो। राजस्थान के कोई 3 ऐसे नेता पार्टी की बाउंड्री से बाहर हट करके, जो आपको लगता है कि ये 3 असली जन नेता है, आपके अलावा स्वयं को उस मूल्यांकन के दायरे में न रखते हुए, कि ये वो 3 ऐसे नेता है जो चाहे सत्ता में रहते हो या विपक्ष में रहते हो, लेकिन जनता की लड़ाई और सड़क की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के लिए ये 3 नेता होने चाहिए? देखिए,
डोटासरा जी, पायलट साहब, ये तो कर ही रहे हैं। हाँ। हमारे जो नेता हैं। चलो आपको मैं धर्म संकट से निकालता हूँ, कांग्रेस से भी बाहर आकर। अब आप बोलिए, कांग्रेस के बाहर आप कोई 3 नेता, आप धर्म संकट में आ गए कि कहीं कांग्रेस को छोड़ करके किसी और पार्टी के नेता को कैसे बोले। कांग्रेस से बाहर 3 नेता जो आपको लगता है पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिम और गंगानगर से बांसवाड़ा तक। देखिए, हर नेता अपने अपने राजस्थान में नेता, जन नेताओं के क्राइसिस से राजस्थान जूझ रहा है, या पार्टी लाइन से बाहर जाकर आप किसी का नाम लेने में आप अनकंफर्टेबल है? नहीं या राजस्थान वाकई में जन नेताओं के क्राइसिस से जूझ रहा है? देखो, सब अपने अपने जगह संघर्ष करते हैं, अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में, और हर पार्टी के जो अपने नेता है वो अपने स्तर पर संघर्ष करते हैं अपने लोगों के लिए। आज आखिर में चलिए, आपको मैं धर्म संकट से निकालता हूं। मैं समझ गया कि आप पार्टी से बाहर किसी नेता का नाम नहीं लेंगे, और ज़्यादा अगर मैं पार्टी में रखूंगा तो आप अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा का नाम लेकर के राजनीतिक रूप से सेफ गेम खेलेंगे। चलिए, गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए आखिर में एक संदेश कि अगले 4-5 साल के अंदर आप उनके लिए क्या काम करेंगे, कोई विशेष प्लान कि ये 3 बड़े काम मेरा करने का प्लान रहेगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी सत्ता में न होने के बावजूद कि ये काम मैं करूँ। देखिए, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा नशे का है जी। नशा मुक्त कैसे हो सकता है गंगानगर, इसके लिए प्रयास रहेगा। और दूसरा, दूषित पेयजल हमारे इलाके को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, और हमारा भविष्य भी बड़ा असुरक्षित है इससे। आने वाले हमारे परिवारों के सामने जो संकट दिखाई दे रहा है। आज तकलीफ इस बात की होती है, 150 करोड़ का हॉस्पिटल गंगानगर में कैंसर का खुलने के प्रयास शुरू हो गए, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, खुशी की बात नहीं है। हमें इस पर प्रयास करना होगा कि एक हमारे कैंसर रोगी बढ़े ही नहीं। और इसके अलावा सिंचाई के पानी की जो समस्या है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर सिंचाई का पानी हमें सुचारू रूप से मिल जाए, हमारी फसलों की बिजाई हो जाए, पकाई हो जाए, तो मेरे ख्याल से हमें कोई दिक्कत नहीं। इन सब चीज़ें होने के बाद आज केंद्र सरकार से ये प्रयास हमारा रहेगा कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योग आए, जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिल सके, हमारे यहाँ अच्छी ट्रेनें चल जाए, जिससे ये पूरा इलाका, क्योंकि पाकिस्तान, हरियाणा, पंजाब सीमाओं से लगता हुआ क्षेत्र है, और बॉर्डर पे जब लगता हुआ क्षेत्र है तो इसको डेवलप करने की जरूरत है। इस और ध्यान ना तो केंद्र सरकार दे रही, ना राज्य सरकार दे रही, तो ये जरूरत है आज। तो ये प्रयास रहेगा कि ये सब हमारी समस्याएं हैं। आज वहाँ बाय एयर, इसको एयर से जोड़ने की आवश्यकता है। वहाँ हवाई पट्टी की भी हमने मांग की है कि अगर वहाँ डाली जाए, इसके लिए प्रयास भी चल रहा है। जब हम कुलदीप इंदौरा जी का इंटरव्यू करने आ रहे थे, उससे पहले जब हम गंगानगर हनुमानगढ़ के लोगों से बात कर रहे थे और वहाँ के पत्रकारों से बात कर रहे थे, तो एक बात सबने कही कि बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के अंदर आप देख रहे हो कि आपको मसाला मिल जाएगा, वो कुलदीप इंदौरा जी देने वाले नहीं है। अब तक के राजनीतिक जीवन में उन्होंने अब तक कोई विवादित बयान दिया नहीं है जिसके आधार पर कोई तीखा सवाल भी आप उनसे पूछ सको, और आखिरकार हुआ भी वही। मेरा पूरे इंटरव्यू के दौरान ये कोशिश रही कि शायद किसी न किसी मुद्दे पर वो कोई ऐसा हमको मसाला प्रोवाइड कर दे, लेकिन वो मसाला मिला नहीं। उम्मीद है राजनीतिक जीवन में ये शुचिता बनी रहे। इस तरह से जो वादे कर रहे हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ के लिए मोटे तौर पर 2 ही सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो वाजिब समस्याएं हैं, और जनता की एक तासीर होती है कि एक जब लंबे समय तक किसी समस्या के साथ आप जीते हो तो उसे न्यू नॉर्मल के रूप में लेने लगते हो, उसी के आदी हो जाते हो, और उसके बाद में वो आपके लिए बड़ी समस्या नहीं दिखती है आपको, भले ही आपकी पीढ़ियां बर्बाद होने की कगार पर आ जाती है। मुझे उम्मीद है विपक्ष में रहते हुए भी गंगानगर हनुमानगढ़ के लोगों के लिए जहरीले पानी और जो सीमा पार से, जो चाहे वो हेरोइन की तस्करी हो या हथियारों की तस्करी हो, उसके मसले पर कमोबेश एक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते जो ये बॉर्डर पार से एक्टिविटी हो रही है, उसको कैसे रोका जाए, किस लेवल तक उस इलाके के युवाओं को ये हेरोइन बर्बाद कर रही है, नशा बर्बाद कर रही है, और हथियारों के जरिए कैसे यहाँ पर एक पैरेलल क्राइम इकोनॉमी को डेवलप करने की कोशिश हो रही है, इसको रोकने में सरकार तक एक जिम्मेदार सांसद के नाते अपने सुझावों को, अपनी समस्याओं की रियलिटी को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। गंगानगर हनुमानगढ़ के जो दर्शक हैं उनसे हमने जितने भी उन्होंने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल किए, वो भी सवाल हमने पूछने की कोशिश की है। कुलदीप इंदौरा जी के साथ आपको चर्चा कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने अपना समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हिंगलाज जी। पॉलिटिकल पंचायत पर फिर किसी और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।